बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जिस शख्सियत के पास मैं मौजूद हूं, बिलाशुबा ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अल्लामा इकबाल साहब ने शायद ऐसी शख्सियात के बारे में कहा है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। लफ्ज़ों की जादूगरी कहूँ या इनके अंदाज़ बयां का जिक्र करूँ, एहसास जज्बात वो जिस सलीके से, जिस तरीके से ये परोते हैं, हुनर रखते हैं, ख़ासुल ख़ास को ही हासिल होता है। नाबग़े रोज़गार और ऐद हाजिर की एक मारूफ शख्सियत कुवैत में माने जाते हैं, जाने जाते हैं। जिस महफ़िल में भी होते हैं उस महफ़िल की शान होते हैं, जान होते हैं। किसी भी महफ़िल में जब ये होते हैं तो मेरी कोशिश ये होती है कि इनको कहीं ना कहीं तलाश करके इनसे बात ज़रूर की जाए। इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले इनके बारे में थोड़ा सा मैं एक्चुअली जब मैंने इनके बारे में पढ़ा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं अगर बयान करूं इस वक्त में तो वक्त की किल्लत हो जाएगी। इन्होंने उर्दू अदब में मास्टर कर रखा है, एलएलबी की डिग्री इनके पास है, शरिया कोर्स इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से 2017 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया। गवर्नरशिप का अवार्ड भी इनको 2018 में दिया गया। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन इंग्लैंड के मेंबर भी हैं। ओवरसीज़ पेट्रियाटिक पाकिस्तानीज़ वर्ल्ड वाइड के चेयरमैन हैं। इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ पाकिस्तान कुवैत में प्रोफेसर रह चुके हैं। कुवैत और दीगर मुल्की अखबारात में मुसलसल मज़ामीन भी लिखते रहते हैं। बहुत सारी महफ़िल में इनको मदऊ किया जाता है। जनाब राना एजाज़ हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे टाइम दिया और इतने कीमती वक्त में आपने वक्त निकाला मेरे लिए। सर ये तो वो बातें जो अक्सर लोग जानते हैं, हमारी कम्युनिटी इसके बारे में जानती है। हमें बताइए अपने बारे में, इब्तदाई ज़िंदगी, यानी कि आप का ताल्लुक़ किस शहर से है और आप इब्तदाई तालीम के बारे में, माशाल्लाह आपने अदब में मास्टर किया है, एलएलबी की डिग्री है, कहाँ से आपने, और शरिया काजी का भी कोर्स आपने हासिल किया हुआ है, वो कहाँ से लिया, कब, ये थोड़ा इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपनी मसरूफ़ियात को बलाए ताक रखते हुए आज की शाम मुझे इज़्ज़त बख्शी है और मैं आप और आपके चैनल के रूबरू हूँ। 1965 में डिस्ट्रिक्ट नारोवाल के तहत एक टाउन है बदोमली, वहाँ मैंने जन्म लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसी शहरे आरज़ू में मुझे ये सादत भी हासिल हुई कि मैंने ग्रेजुएशन वहीं से किया। फिर मास्टर डिग्री मैंने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से ली। लॉ ग्रेजुएशन के लिए मुझे कराची यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। और जहाँ तक इस्लामी शरिया का ताल्लुक़ है तो ये 98 में मैंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से इसको मैंने कंप्लीट किया और फिर उसके कुछ ही अर्सा बाद मुझे इंटरनेशनल बार एसोसिएशन इंग्लैंड की मेंबरशिप मिल गई और कई मरहले जो थे मेरे लिए दायरे गैर में काम करने के लॉ के फील्ड में वो आसान होते चले गए। सर 2017 में आपको हुकूमत कुवैत ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया। ये बड़ी फ़ख्र की बात है हमारे पाकिस्तानियों के लिए, एक पाकिस्तानी को कुवैत गवर्नमेंट जो है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे रही है। गवर्नरशिप का अवार्ड भी आपको मिला है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखें जी, ये हमारी जो एसोसिएशन है कुवैत पाकिस्तान फ्रेंडशिप एसोसिएशन, जिसकी बुनियाद हमारे उन बड़ों ने रखी थी जो आज से 30 साल पहले कुवैत में मुकीम थे। मैं उनका एक छोटा सा सबसे जूनियर वर्कर था। कुर्सियाँ सीधी करनी, मेहमानों की आमद पर वेलकम करना, वो हमारे बड़े थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की। ये असल में तंजीम उन्हीं का लगाया हुआ पौधा था। ये खुशबख्ती मेरी एग्जेक्टिव काउंसिल की है कि ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो हमारे हिस्से में आया है। तो मैं ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान को डेडिकेट करता हूँ। इसी निस्बत से ये गवर्नरशिप अवार्ड जो मुझे 2018 में मिला, ये भी मेरी इस जो एग्जेक्टिव काउंसिल है उनकी शबाना रोज़ मेहनत का एक अमली मुँह बोलता सबूत है। और ये भी हम पाकिस्तान को डेडिकेट करते हैं। हम अपनी ज़ात में कुछ नहीं, हमारा वतन है तो हम हैं, हम हैं तो हम, उसमें हमारी जान है। कुवैत में ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और कुवैत ही क्यों? मैं
1992 में बगर्ज़ रोज़गार यहाँ पहुँचा था और उस सबसे पहले मैंने अपने सफ़र का आगाज़ सफारतखाने पाकिस्तान से एज ए लीगल एडवाइज़र फॉर UNO कंपनसेशन क्लेम किया था और फिर उसके 1 साल बाद इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ पाकिस्तान कोयत में जो जैसे कि अभी आपने ज़िक्र किया, मैंने मास्टर डिग्री इन उर्दू लिटरेचर का रखी थी, तो वहाँ पर मेरी एज ए लेक्चरर मसरूफियत शुरू हो गई। तो यूँ मैंने यहाँ आकर 1992 में अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। अदब और कानून ये दोनों मुख्तलिफ शोबाजात हैं, आप इन दोनों को कैसे अप्लाई करते हैं ज़िंदगी पर, कैसे इकट्ठा लेके चल रहे हैं? देखिए साहब, आपका सवाल बहुत मुनासिब है। अदब मेरे नज़दीक ज़िंदगी है और मेरी अवाइल उम्री में ही अदब जो था वो मेरी घुट्टी में पड़ चुका था और आज मैं जब उर्दू अदब की बात करता हूँ तो मैं रूहानी तौर पर इसमें सुकून पाता हूँ। और जहाँ तक दूसरा इस सवाल के दूसरा हिस्सा है लॉ या वकालत, तो वो ज़ाहरी बात है इससे मुख्तलिफ है, लेकिन आज के दौर में जो मादी तरजीहात हैं उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहना भी ज़रूरी हो चुका है और मैं अदब में रूहानी सुकून पाता हूँ और जो शोबा वकालत है उसमें अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी कामयाबियाँ अता की हैं कि मैं मादियत का जो ये ज़माना जिसमें हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उसमें मेरी कई जो मादी ख्वाहिशात थीं उनकी भी जो है तकमील हो पाई है। तो इसलिए अदब और वकालत में जो कश्मकश मेरे यहाँ है वो रूहानी और मादियत के हवाले से। आप माशाल्लाह ओवरसीज़ पेट्रियाटिक पाकिस्तानी के जो चेयरमैन हैं और कानूनाजियत कानूनदान भी हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को किन मसाइल का सामना होता है? देखिए जी, ये समुंदर पार पाकिस्तानी ज़ाहिर बात है अपना असल तो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता रखते हैं और जिस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ मसाइल सारे उठाते रहते हैं, इस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी की अमली ज़िंदगी में भी बेशुमार मसाइल हैं। कुछ मसाइल तो परदेस के हवाले से, परदेस बजाते ख़ुद एक बहुत बड़ा मसला है और फिर उसके साथ कुछ ऐसे मामलात जो यहाँ पर लेबर लॉ के ज़िम्मन में हैं या फैमिली मैटर्स हैं और इस तरह बिज़नेस इश्यूज़ हैं और कंपनसेशंस मैटर्स हैं, ये लोकल यहाँ कोयत में हम इनको ट्रीट कर रहे हैं। और इस तरह जो पाकिस्तानी दायरे गैर में आकर मुकीम होते हैं उनके ज़्यादातर वरासती मसाइल पाकिस्तान में तरके के मसाइल होते हैं, प्रॉपर्टी के इश्यूज़ होते हैं, फैमिली इश्यूज़ भी होते हैं। तो इस तरह उनको भी हम मुख्तलिफ़ अंदाज से एड्रेस करते हैं। आज मुझे 28-30 साल हो रहे हैं इनको डील करते हुए और ये मैं समझता हूँ कि ये एक तरह की मसाइल जो हैं वो हकूक़ और फ़राइज़ की जंग है, ठीक है ना। हम अपने पेट्रियाटिक पाकिस्तानी के बैनर तले जो शऊर फराहम करना चाह रहे हैं वो यही है कि जब हम अपने राइट्स का मुतालबा करते हैं तो हमें अपने फ़राइज़ से भी आगाह होना चाहिए। वो सब पासपोर्ट जिसने हमें बैरून मुल्क शनाख्त दी है, हमें उसकी प्राइस भी पे करनी है। और मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी बैरून मुल्क जो है वो अपने मुल्क का सफ़ीर होता है। हमें अपने किरदार को, अपने अखलाक को, अपने रवैयों को जो है वो ऐसा यहाँ एक मॉडल बनाकर पेश करना चाहिए कि दूसरी अक़वाम जब देखें तो वो बसीत पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र करें। सर, जैसे माशाल्लाह आप बता रहे हैं कि काफ़ी अरसे से ऑलमोस्ट 30 साल हो चुके हैं, क्या आप समझते हैं कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली कोयत में इनके मसाइल जो हैं वो हल हो रहे हैं, इनकी बात सुनी जाती है या दबा दिए जाते हैं? देखिए जी, ये क्वेश्चन
कई सियासी रवैयों को भी जो है वो जन्म दे सकता है, लेकिन मैं आज के इस इंटरव्यू को चाहता यही हूँ कि गैर सियासी ही रखा जाए। अहद ब अहद मैं समझता हूँ मुख्तलिफ़ हुक्मरान जो पाकिस्तान की सरज़मीन पर वारद हुए हैं, उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी का नाम तो इस्तेमाल किया है, उनके लिए अमली तौर पर कोई बड़ा काम नहीं किया गया। और हर एक ने कहा जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। राइट। तो मैं समझता हूँ हमेशा ऐसे ही कहा जाता है। हमेशा ऐसे ही कहा गया। और वो बच्चे जो हमारे ओवरसीज़ बेसिस पे पाकिस्तान के तलीमी इदारों में पढ़ रहे हैं, गुज़श्ता 4 साल से उनकी फ़ीस जो है 200% बढ़ा दी गई है। और मोर ओवर आप देखते हैं कि हम एक अपना ज़ाती मोबाइल जो है वो भी पाकिस्तान नहीं ले जा सकते, उसके पर भी टैक्स लगा दिया गया है। तो ये कई इश्यूज़ हैं और जो सर उठाते रहते हैं, और ख़ास तौर पर जो इश्यूज़ सर उठा रहे हैं वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी की प्रॉपर्टीज़ को, जायदाद को, तरके को ललचाई हुई नज़रों से देखा जाता है। ये देखने वाले कोई गैर नहीं होते, अपने ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो ये बेशुमार मसाइल जो हैं वो ओवरसीज़ की ज़ात के साथ वाबस्ता होते चले जाते हैं। हमारे वो अपने जिनको हम पीछे छोड़ के आते हैं, वो ये गुमान करते हैं कि ये जो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं ये पौधों से पैसे तोड़ रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि वो अपनी जान कैसे खपा रहे हैं। तो बहरहाल ये जिस पे गुजरती है वही जानता है। सही। वो किसी ने क्या खूब कहा था कि बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव घनी होती है, हाय क्या चीज़ गरीबल वतनी होती है। यहाँ पर मज़दूर तबका जो है वो कसीर तादाद में है। आम आदमी को, एक मज़दूर को उसके हकूक़ जानने के लिए, पहचानने के लिए क्या आगाही का तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है? क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता हमारे हकूक़ का, और हम लोग यहाँ पे 20-20 साल गुजार के चले जाते हैं, बाद में पता लगता है यार ये भी हमें चाहिए था, ये भी हमें चाहिए था। तो उसके लिए कोई काम हो रहा है, कोई ऐसा प्लेटफार्म है? देखिए जी, इसके लिए सबसे बेहतर तरीक़ाकार तो ये है कि जो समाजी तंजीमें हैं एम्प्लॉयमेंट के नाम पर या लेबर विंग के नाम पर या दीगर, ये सब की एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसे सेमिनार, मुज़ाकरे वगैरह का एहतमाम करें जिसमें ये अवेयरनेस जो है वो लोगों को दी जाए कि उनके लेबर राइट्स क्या हैं। मैं समझता हूँ कि ये डिजिटल वर्ल्ड है और इसमें लोगों के यहाँ शनासाई और आगाही पहले से ज़्यादा है। आज के डिजिटल दौर में उर्दू अदब को कहाँ देखते हैं आप? देखिए जी, उर्दू अदब जो है वो ज़िंदगी का तर्जमान है। जब कोई शायर, अदीब अपने शाहपारे में किसी पहलू को उजागर करता है या कोई शायर अपने जज्बात को शेर का रूप देता है, तो उसमें बुनियादी वो इंसानी फीलिंग्स हैं जिनको वो शेयर कर रहा होता है। मुख्तलिफ़ अदवार में इंसान ने अपने जज्बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ़ हीले, बहाने, ज़राए और वसीले तलाश किए। आज का जो फास्ट ट्रैक है वो डिजिटल वर्ल्ड, इसमें भी एक बड़ी तब्दीली आई है और कोसों दूर बैठे जो शौरा हैं वो एक दूसरे से मुकालमा कर सकते हैं। और ये वेबिनार जो हैं, सेमिनार और मुख्तलिफ़ अंदाज से मुज़ाकरे, ये मुख्तलिफ़ ममालिक में जो हैं मुख्तलिफ़ शुरका बैठे होते हैं और एक ही महफ़िल की ज़ीनत बने हुए होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये डिजिटल वर्ल्ड का कमाल है कि कोई अभी हालिया दिनों में हमारा एक वेबिनार था जिसमें इकबालियात पर हम बात कर रहे थे। तो एक प्रोफेसर साहब इजिप्शियन थे, मसरी थे, वो जामियातुल अज़हर में इकबालियात को पढ़ाते हैं, वहाँ से वो शामिल थे। और ईरान से डॉक्टर बियात शामिल थे, और पाकिस्तान से डॉक्टर कामरान थे, कुवैत से मैं था, कनाडा से डॉक्टर तकी आबदी थे। तो इस तरह मुख्तलिफ़ ममालिक में मकीम लोग जो हैं वो इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए एक कह लें कि
एक विलेज बन चुके हैं। ये जो दुनिया है ये ग्लोबल विलेज बन ग्लोबल चुकी है। विलेज, राइट। इसको ग्लोबल विलेज ही इसलिए कहा जा रहा है कि इंसान फासलाती लम्हात के बावजूद एक दूसरे को कुर्बतों की फ़ज़ा मुहैया कर रहा होता है। राइट सर, अदब में माशाल्लाह आपने महारत है, आपको अदब में काफ़ी इल्म है। कोई रूहानी उस्ताद, अदब में आप किसी को अपना उस्ताद समझते हैं? देखें जी, जब आप फोकस करेंगे उर्दू लिटरेचर को, तो उसमें मेरे जो असातिज़ा थे बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में, डॉक्टर ए बी अशरफ, डॉक्टर अनवार अहमद, प्रोफेसर डॉक्टर नजीब जमाल साहब, मोहतरमा डॉक्टर रवीना तरीन साहिबा, और इस तरह डॉक्टर ताहिर तौंसवी। मैं अपने असातिज़ा को ये क्रेडिट देता हूँ कि आज हम जहाँ भी हैं अपने इन असातिज़ा कराम के बलबूते पे। सर, इकबालियात के बहुत से सेमिनार आपने अटेंड किए हैं और अल्लामा इकबाल साहब ने भी नौजवानों पर बहुत सी नज़में लिखी हैं। इकबालियात के हवाले से आप कुछ बताइए हमें कि इस नई जनरेशन को, नौजवानों को कैसे लेके चलें? देखें जी, जहाँ तक इकबालियात का ताल्लुक़ है तो हम वो खुशकिस्मत कौम है जिसको अल्लाह ताला ने अल्लामा इकबाल की सूरत में एक ख़ास तोहफ़े से नवाजा था। राइट। और ये जनूबी एशिया के मुसलमानों की खुशबख्ती है कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक दनाए राज, हकीम अल उम्मत, शायर, फ़लसफ़ी और सबसे बढ़कर एक आशिक़ रसूल से नवाजा। बेशक, सही कह रहे हैं। इकबाल के सेमिनार मैं गुज़श्ता 30 साल से मुनक़्क़द करता चला आ रहा हूँ, और मेरी जो यहाँ एसोसिएशन है, कुवैत पाकिस्तान फ्रेंडशिप एसोसिएशन, उसके बैनर तले ये प्रोग्राम मुनक़्क़द हो रहे हैं। और इसमें जो आपका क्वेश्चन है कि इकबाल ने अपनी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दिया है, तो मैं समझता हूँ कि इकबाल का असल मुखातब ही नौजवान थे। सही। वो अपना नूरे बसीरत आम करने के लिए नौजवानों को मुखातब करता है और उनके लिए दुआ भी करता है। जैसे कि उसने कहा, जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। तो अल्लामा इकबाल को अगर किसी से तवक्कुआत थी कि वो माशरे में इनकलाब पैदा करेंगे, किसी तब्दीली का मूजब बनेंगे, तो वो नौजवान थे। ठीक है। तो आज भी मैं चाहता हूँ कि अमली ज़िंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इकबाल का जो पैगाम है वो मेहनत, कोशिश, तगोदो का पैगाम है। राइट। खूब से खूब तर, खूब तर से खूब तरीन का सफ़र है। तो आप ज़िंदगी में किसी शॉर्टकट की तरफ ना जाइए। ये हमारे चारों तरफ जो है शरारे बू लहबी जो है वो फैला हुआ है, और हम इसे चिरागे मुस्तफ़ी से जो है वो बुझा देंगे। वाह। तो मैं अपनी नौजवान नस्ल से यही कहूँगा कि वो इकबालियात के साथ अपनी दिलचस्पी बढ़ाएं, उसका मुतालिया करें, और इकबाल को उनसे बहुत सी तवक्कुआत थी। सर, इकबालियात की बात हो रही है, अल्लामा इकबाल साहब की बात हो रही है, और माशाल्लाह आप इकबालियात पे काफ़ी हुनर रखते हैं। कुछ थोड़ा सा हमें इकबालियात से कुछ सुना दें ताकि हमारे सुनने वाले मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक फ़िक्र इकबाल की निस्बत से ये एक सवाल है, तो अल्लामा के बड़े मारूफ अशार हैं, अफ़कार जवानों के ख़फ़ी हों के जली हों, अफ़कार जवानों के ख़फ़ी हों के जली हों, पोशीदा नहीं मर्द कलंदर की नज़र से, मुझको मालूम है तेरे अहवाल के मैं भी, मुझको मालूम है तेरे अहवाल के मैं भी, मुद्दत हुई गुज़रा था इसी राह गुज़र से। क्या बात। वो कल के गमों ऐश पे कुछ हक नहीं रखता, वो कल के गमों ऐश पे कुछ हक नहीं रखता, जो आज खुद अफरोज़ व जिगर सोज नहीं है। वो कौम नहीं लायके हंगामा फरदा, जिस कौम की तकदीर में अमरोज़ नहीं है। वाह। फिर इकबाल जो अपने अहद के जो मदारस से उनसे बड़े नाला थे, उन्होंने कहा कि मैं
पुख्ता अफकार कहाँ ढूंढने जाए कोई, इस ज़माने की हवा रखती है हर चीज़ को खाम। मदरसा अक़ल को आज़ाद तो करता है मगर छोड़ जाता है ख़यालात को बेरब्त निज़ाम। क्या बात। इकबाल ने जो बात अपने शिकवा में कही कि क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फ़िक्र फ़रदा न करूं महवे गम दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूं। सलाम साहब का एक शेर सुने, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, और पहला मिसरा और दूसरा में थोड़ी सी तशरीह ज़रा इसमें। जी देखें, मैंने अभी आपके इसी सवाल के निस्बत से बात ये की है कि जवानों को पीरों का उस्ताद करने का मतलब ये है कि इकबाल को अगर अपनी अफकार की तरवीज के लिए या सोसाइटी के अंदर इनकलाब के लिए किसी से तवक्कुआत व्यवस्था थी तो वो नौजवान थे। इसलिए क्योंकि उसकी एक दास्तान है, इकबाल एक ऐसे दौर में पैदा होते हैं जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की ग़ुलामी का दौर था। तो इस निस्बत से इकबाल भी ग़ुलाम था, लेकिन ऐसा ग़ुलाम जो आज़ादी हुर्रियत की मानवियत से खूब आशना था, और यही पैगाम उसने अपनी नस्ल को दिया और नौजवानों से उम्मीदें बांधने का मकसद ही ये था कि यही एक सबब बनेंगे जिससे तब्दीली वाक़या होगी। तो इकबाल ने जो अपनी फ़िक्र में कहा है वो नौजवानों से को ही मुहातब किया है और नौजवानों के लिए ये पैगाम है। सर, जहाँ इकबालियात की बात हुई वहाँ पर अदब भी ज़रूर उसका ज़िक्र होगा, और आपका माशाल्लाह अदब के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, कुछ हमें बताइए। पर बेदल हैदरी के दो अशार मैं आपकी नज़र करता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि तू सुना तेरी मसाफत की कहानी क्या है, तू सुना तेरी मसाफत की कहानी क्या है, मेरे रास्ते में तो हर गांव पे खम आते हैं। वाह। खौल चेहरों पे चढ़ाने नहीं आते हमको, वाह। गाँव के लोग हैं हम शहर में कम आते हैं। वाह, गाँव के लोग हैं हम शहर में कम आते हैं। क्या बात है। इसी तरह झंग के एक शायर थे डॉक्टर राम रियाज, उनके दो शेर हैं। यादों के दरीचों को ज़रा खोल के देखो, यादों के दरीचों को ज़रा खोल के देखो, हम लोग वही हैं कि नहीं बोल के देखो, हम ओस के कतरे हैं या बिखरे हुए मोती। वाह। हम ओस के कतरे हैं या बिखरे हुए मोती, धोखा नज़र आए तो हमें रोल के देखो। सर, अक्सर मैंने आपको ब्लड डोनेशन कैंप या कोई भी सोशल एक्टिविटी ऐसी या फ्री मेडिकल कैंप्स जो होते हैं यहाँ पर कुवैत में पाकिस्तानी कम्युनिटी अरेंज करती है, वहाँ मैंने आपको अक्सर वहाँ देखा है। उस हवाले से हमें ज़रा बताइए कि उसमें क्या किरदार, और कुछ उसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए उस पर। जी, बहुत अच्छा सवाल है। ये कार खैर है और इसमें जो मुकामी तंजीमें हैं वो बड़ी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही हैं, और सब ने ही बड़े भरपूर अंदाज से अपनी कैंपेन भी की और खून के अतियात जमा किए। यूँ तो तमाम तंजीमों में ही मेरे दोस्त अहबाब शामिल हैं और मैं उनमें शामिल होता हूँ। तो एक तंजीम जो ब्लड पाकिस्तान ब्लड डोनर्स इन कुवैत है, ये तंजीम हमारी एसोसिएशन कुवैत पाकिस्तान फ्रेंडशिप एसोसिएशन के साथ इनकी ऐसी एसोसिएट है राइट फ्रॉम बिगनिंग 2011 से, और इनको हम स्पॉन्सर भी करते हैं और इनके शाना बशाना खड़े भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरह बाकी तंजीमें भी मौजूद हैं कुवैत में, तो ये खैर का काम है। और यहाँ पर खून के एहतियात की अशद ज़रूरत रहती है। मुख्तलिफ़ कौमियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, तो फिर ये एक बड़ी सहूलत हो जाती है कि मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ जो है अपने मरीज़ों के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए खून की एहतियात जमा करती रहती है। इस ज़माने में मैं यही बात कहूँगा कि ये काम जो है वो किसी नमूद व नुमाइश के बग़ैर होना चाहिए। इसमें जो बाजी ले जाने वाली बात नहीं है, ये खैर का काम है
और अल्लाह को हमें खुश करना चाहिए, राइट, और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये काम करना चाहिए। बेशक, और मुझे यकीन है कि ये मेरे जो मुख्तलिफ़ दोस्त अहबाब इस हवाले से सरगर्म अमल हैं, वो यकीनन दिलों के भेद तो अल्लाह जानता है, वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मसरूफ़ अमल भी हैं और अपनी तवज्जो भी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक नोबल काज है जिसका बेड़ा यहाँ की मकामी तंजीमों ने उठा रखा है। सर आखिर में एक मैसेज पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए या ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए कोई मैसेज देना चाहें आप? जी, इसमें मैं यही कहूँगा कि मैंने जैसे पहले कहा कि हर पाकिस्तानी अपने मुल्क का बैरून मुल्क सफ़ीर होता है। हमें अपने अखलाकियात को, अपने रवैयों को, अपने किरदार को ऐसा रखना चाहिए कि दूसरे लोग अशश कर उठें, और हम इस सब पासपोर्ट की कीमत इसी तरह पे कर सकते हैं कि अपने किरदार को बुलंद करते रहें। राइट, अगरचे हम एक बड़े पुरअशोब दौर से गुज़र रहे हैं, कई तरह के मसाइल का सामना है, लेकिन अगर सब लोग अपना अपना किरदार अदा करते रहें तो मैं समझता हूँ कि हम वो नज़रिया, वो जज्बा जो तहरीक पाकिस्तान के असास में शामिल था, राइट, हम उसकी तरफ लौट सकते हैं और पाकिस्तान को सही मानों में पाकिस्तान बना सकते हैं इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच एक बार फिर। और मैं समझता हूँ आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया जिन्होंने आज की शाम मुझे इज़्ज़त बख्शी है, वरना तो मैं खाकसार कहाँ इस काबिल था। हमारे लिए एजाज़ की बात है सर कि हम आज आपके साथ आपने हमें टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही जनाब खुश खुरम रखे, और जब कभी इसी तरह हमें मौका मिला तो इसी तरह हमें तो ज़रूर टाइम दीजिएगा हमें इंशाअल्लाह।